जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब भाषा विज्ञान को पढ़ रहे थे। भाषा विज्ञान का परिभाषा और इनका स्वरूप यानी कि रूप को देख चुके थे, जो कि दो भागों में बटा आता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का सबसे छोटी इकाई ध्वनि, याद रखना है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में इनका पूछा जाता है, और खास करके TRE 4 में तो पूछेगा ही पूछेगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक। और फिर भाषा बोली, इनकी क्या समानता है वो भी पढ़ चुके थे, और इनकी क्या विभिन्नताएं हैं वो भी पढ़ चुके थे। फिर भाषा हिंदी, और इनकी जो उपभाषा हैं वो 5 हैं: बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये पांचों उपभाषा को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके थे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली होती हैं वो भी हम लोग पूरी तरह से अध्ययन कर चुके थे। बिहारी हिंदी किस अवरण से यानी कि मागधी अवरण से विकसित होती है, ये सब का सब हम लोग जो भाषा विज्ञान का पहला पाठ पढ़ लिए हैं उसमें पूरी तरह से इसका अध्ययन करा दिए हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और लास्ट में राजस्थानी हिंदी, जो कि सरसनिया अभ्यारण से विकसित हुई हैं। 4 बोलियां, इसको भी डायग्राम के आधार पर हम पूरी तरह से इसको याद करने का तरीका भी बता दिए हैं। अब 5वां जो होता है पहाड़ी हिंदी होता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि मुख्य रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं। और उसके बाद अंत में आता है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं स्वरूप। ठीक है। हिंदी एक फारसी शब्द है। लगभग 500 ईसा पूर्व में दारा प्रथम, डेरियस प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। वे लोग उच्चारण दोष के कारण सौ को ह बोलते थे। ठीक है। ये किनके हाथों में था? ईरानी हाथों में था। किसके समय में? दारा प्रथम के समय में। ठीक है। कहाँ पर? सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। वे लोग उच्चारण दोष के कारण क्या? सौ को ह बोलते थे, जिसके फलस्वरूप वे सिंधु को हिंदू बोलने लगे। ठीक है। कालांतर में हिंदू शब्द के हरसही पर बालाघात, ठीक है, हरसही बोलने पर क्या होता था? बालाघात का प्रयोग होता था, के कारण हरसहु का लोप हो गया, तो डायरेक्ट हिंद बोलने लगा। ठीक है। हिंदू को क्या बोलने लगा? हिंद बन गया। इसी हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने पर, यानी कि इक जोड़ने से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है हिंद का। याद रखना, जिसका अर्थ क्या है? हिंद का। किसमें? हिंदी में। हिंद में एक जुड़ गया, एक प्रत्यय जब जुड़ जाने के बाद क्या निर्माण हो गया? हिंदी निर्माण हो गया। और हिंदी का अर्थ होता है हिंद का। धीरे धीरे उसके अंतिम अक्षर क का लोप हो गया। लोप मतलब खत्म हो जाना। हो जाने के बाद हिंदी शब्द बना। ठीक है। इसी को संक्षेप में जो यहाँ पर हम लोग पढ़े, उसी को संक्षेप में यहाँ पर हम लिख दिए हैं। जो कि सिंधु, सबसे पहले सिंधु कहता था, उसके बाद इसी को हिंदू कहने लगा। फिर हरसही पर जो बालाघात होने के कारण हरसहु का लोप हो गया, तो हिंद बन गया। इसी में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो हिंदी बन गया। और एक हिंदी में ही क का बालाघात, सॉरी, क का लोप हो गया, जो कि हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है। आरंभ में हिंदी शब्द हिंदुस्तान के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था। आरंभ में क्या? हिंदी शब्द कहाँ पर? हिंदुस्तान के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट ध्यानपूर्वक देखना है और इसका याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ये जो बनाया है ना, इससे बाहर तो क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। उसके बाद भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन, ठीक है, जल्दी, सरफुद्दीन जल्दी, इसी को जल्दी को ही कहीं कहीं यजदी दिया गया है कोई कोई किताब में, तो दोनों याद रखना है। क्वेश्चन में चाहे सरफुद्दीन जल्दी दे दे या यजदी दे दे, तो याद रखना है। सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में किया, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफरुद्दीन जल्दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ में किसका? जफरनामा में किया। हिंदी भाषा के मूल में भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है। जिनके प्राचीनतम रूप संस्कृत से पाली, सबसे प्राचीनतम रूप क्या था? संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत एवं अभ्रंश से होती हुई अपने वर्तमान स्वरूप हिंदी को प्राप्त हुई। ठीक है। वर्तमान स्वरूप क्या होगा? यहाँ हिंदी को प्राप्त हुई। ठीक है।
अब विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण, अब इसी को, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये तो शॉर्ट तरीका से दे दिया, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी। लेकिन ये भी याद रखना है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में और एक होता है जो कि अवहट कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें सारा चीज बताया गया है कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अवहट, यानी कि अवहट के उत्तरी, अवहट में उसका किसका जन्म हो गया, हिंदी का जन्म हो गया। उत्तरी अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी का निर्माण हुआ। फिर विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण मूलतः दो आधारों पर किया जाता है। विश्व के वर्गीकरण का आधार कितना है, दो, एक रूप या आकृति के आधार पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर परिवार के आधार पर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्गीकरण का आधार जो है, ये भाषाओं का वर्गीकरण का आधार मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है, एक रूप या आकृति के आधार पर और दूसरा परिवार के आधार पर। रूप या आकृति के आधार पर भी दो, योगात्मक और अयोगात्मक, इसी का नाम है वियोगात्मक, ठीक है। और फिर अब ये जो परिवार के आधार पर जो करता है, इसमें समस्त दुनिया में 13 भाषा परिवार में बांटा गया। हम लोग को पढ़ना किस में है, परिवार के आधार पर पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या आता है, हिंदी आता है, ठीक है। भारत में समस्त दुनिया में, पूरी दुनिया में कितना, 14 भाषा परिवार में बांटा गया है, ठीक है। भारत में 4 भाषा परिवार है, और भारत में कितने भाषा परिवार है, 4। भारोपीय कितना है, 73%। फिर द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन सा है, दो हैं, एक भारोपीय और एक द्रविड़। तो वही बोला, भारत यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, दो क्षेत्र में है, बांट दिया गया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में आर्य भाषा परिवार प्रचलित था और दक्षिणी भारत में क्या, द्रविड़ भाषा परिवार प्रचलित है, ठीक है। यही उत्तरी भारत में जो है वो हिंदी जो बोले जाते हैं, इसके प्रांत कितना है, 10 प्रांत है, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 प्रांत आते हैं, कौन कौन सा, पहला बिहार, दूसरा झारखंड जो कि हिंदी बोले जाते हैं, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा उत्तराखंड, सातवां हिमाचल प्रदेश, आठवां हरियाणा, नौवां राजस्थान और 10वां दिल्ली। ये 10 प्रांत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, उत्तर भारत के अंतर्गत बोले जाने वाली हिंदी का प्रांत कितना है, 10। तो ये याद रखना है। अब भारत के 4 भाषा परिवार में से भारोपीय भाषा परिवार हिंदी से संबंध रखता है, कौन सा, भारोपीय भाषा परिवार जो कि पहला नंबर पे है, ठीक है, हिंदी का संबंध रखता है, इसको पढ़ना है। भारोपीय भाषा परिवार यानी कि भारत और यूरोपीय मिलकर के भारोपीय का निर्माण हुआ है, ठीक है। इंग्लिश से इंडिया, यूरोप, इंडो यूरोप, यूरोपियन, ठीक है। अब इसमें जो होता है, भारोपीय भाषा परिवार में कई उपभाषा परिवार हैं, परंतु इनमें से एक उपभाषा परिवार हिंदी के मुख्य मानी जाती हैं। इनमें से कितना, एक। हालांकि भारतीय भाषा परिवार में कई उपभाषा परिवार हैं, लेकिन इसमें इनमें से एक उपभाषा परिवार किसमें, हिंदी के मुख्य माने जाते हैं, यानी कि हिंदी के ही मुख्य माने, जिसका नाम क्या है, भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा परिवार हैं जो कि हिंदी के मुख्य मानी जाती हैं। इन्हीं से हिंदी का विकास हुआ है, और यह भारतीय आर्य भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। अब इसका पूरी तरह से डिटेल्स से हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, भारतीय आर्य भाषा परिवार कब से कब तक चलता है, 1500 ईसा पूर्व से आज तक। कहा जाता है कि 1000 ईस्वी तक चला है मुख्य रूप से। उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद से फिर हिंदी का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसकी विकास की 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक चला है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है। याद रखना है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक चला है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब से शुरू हुआ है, यहाँ से अंत होता है, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सॉरी यहाँ 0 होगा, यानी कि 1000 ईस्वी तक चला है। कौन सा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार।
उसके बाद आता है 3 नंबर में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। यहीं से हिंदी का विस्तार होना शुरू हो गया। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। किसका? हिंदी का। अब इसका फुल डिटेल से पढ़ेंगे। पहला नंबर में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, जो कि इसमें 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा है, इसका बोली और भाषा। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोली क्या था? छांदस, और भाषा क्या था? संस्कृत। ठीक है। और ये छांदस इसका बोली कब से कब तक चला था? हम लोग बोली और भाषा पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो होता है, यानी कि सबसे पहली बार जो बोलता है कौन सा? बोली से ही जन्म होता है। बोली से फिर धीरे धीरे विकास होकर के किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बार जो हुआ था वो बोली हुआ था, जो कि छांदस इसका बोली था। और ये कब से कब तक चला था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इसी वैदिक ग्रंथों में, यानी कि इसी से, यानी कि छांदस से ही क्या चीज का? वैदिक ग्रंथों का रचना हुई थी। ठीक है। अब वैदिक संस्कृत जो है बिना संस्कृत व्याकरण के नियमों से बोले जाते हैं। वैदिक संस्कृत जो है बिना संस्कृत के नियमों से बोले जाते हैं। उसके बाद भाषा, याद रखना है कि वैदिक संस्कृत जो है वो छांदस से ही निर्माण हुआ है। कहीं कहीं दिया है कि छांदस का दूसरा नाम वैदिक संस्कृत, कहीं कहीं दिया है कि छांदस से विकास जब हुआ ये बोली धीरे धीरे, उसके बाद वैदिक संस्कृत का निर्माण हो गया। ये जो है बिना संस्कृत व्याकरण के नियमों से ही बोले जाते हैं। उसके बाद संस्कृत आता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है। अब ये पाणिनि ने सर्वप्रथम अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, जो दुनिया का पहला संस्कृत व्याकरण था। किसने? पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण का पहला जो ग्रंथ था वो पाणिनि का था, और उसका नाम था अष्टाध्यायी ग्रंथ। ठीक है। अब यही संस्कृत से फिर धीरे धीरे होते होते विकास होते होते क्या चीज़? लौकिक संस्कृत में परिवर्तन हो गया। यानी कि संस्कृत का दूसरा नाम कहीं कहीं लौकिक संस्कृत देता है, कहीं कहीं संस्कृत से धीरे धीरे विकास जब हुआ वो भाषा का, फिर वो अधिक निपुण हो गया तो लौकिक संस्कृत में कहने लगा उसको। और इसमें जो होता है संस्कृत व्याकरण को नियम से बोले जाने लगे थे। इसमें नियम से, देखिए यहाँ छांदस में जो वैदिक संस्कृत में था थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा थोड़ा उसमें कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन वही संस्कृत का भाषा आ गया तो थोड़ा थोड़ा इसमें ग्रंथ लिखना शुरू हो गया। अब यही ग्रंथ जो है, अब यही संस्कृत जो है और भी अधिक विकास हो गया भाषा का, तो फिर ये लौकिक संस्कृत होने लगा, जो कि यहाँ नियम कानून से क्या संस्कृत व्याकरण को लिखा जाने लगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर में आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक है। इसमें जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है। कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक है। इसमें 3 भाषाएं हैं। किसमें? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं हैं इसमें। पहला पाली, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चलता है। पाली को ही आर्ष प्राकृत कहते हैं, और इसी का नाम है मागधी। ठीक है। अब पाली जो है प्रथम प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, और बौद्ध धर्म की भाषा है ये। ठीक है। पाली जो है कौन सा भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है प्राकृत। प्राकृत जो है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलता है। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलता है। इसी को प्राकृत को ही द्वितीय प्राकृत कहते हैं, जो कि जैन धर्म की भाषा है ये। ठीक है। प्राकृत द्वितीय प्राकृत कहते हैं, जो कि जैन धर्म की भाषा है। तीसरे नंबर पर आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। ये क्वेश्चन में आने वाला ये सब है। ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्योंकि अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय। कोई पूछ सकता है कि प्राकृत को द्वितीय प्राकृत किसे कहेंगे, फिर तृतीय प्राकृत किसे कहेंगे, प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो इसमें याद रखना है प्रथम प्राकृत पाली को, द्वितीय प्राकृत प्राकृत को, और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को। अपभ्रंश का काल जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता है। अपभ्रंश का काल क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। अब प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेद कितने हैं? 5 हैं। मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत या ऋषि भाषिता,
सौरसनी प्राकृत, पैशासी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है। मागधी प्राकृत कहाँ से? मगध क्षेत्र में प्रयुक्त है। और अर्धमागधी प्राकृत मगध एवं सुरसैन के मध्य में प्रयुक्त है। और सौरसनी प्राकृत सुरसैन यानी कि मथुरा में प्रयुक्त है। पैशासी प्राकृत भारत में पश्चिमोत्तर भारत में प्रयुक्त है। और फिर महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र यानी कि दक्कन में प्रयुक्त है। ठीक है। अब अपभ्रंश के भेद होता है। अपभ्रंश प्राकृत से ही विकसित हुआ है। अपभ्रंश किससे विकसित हुआ है? प्राकृत से। और प्राकृत के 5 भेद हैं। प्राकृत के अगर 5 हैं तो अपभ्रंश के भी कितने भेद होंगे? 5 ही भेद होंगे। ठीक है, क्योंकि प्राकृत से ही अपभ्रंश का निर्माण हुआ है। अब अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या विकृत रूप। ये याद रखना है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ या विकृत रूप। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है बिगड़ा हुआ या विकृत रूप, दोनों एक ही है। ठीक है। अब तो हम अभी ऊपर में जान चुके हैं कि प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकसित हुआ है। ठीक है। प्राकृत के 5 भेद तो अपभ्रंश के भी 5 भेद देख लेते हैं। प्राकृत मागधी प्राकृत से किसका विकसित हुआ है? मागधी अपभ्रंश का विकसित हुआ है। अर्धमागधी प्राकृत किसका विकसित हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश का विकसित हुआ है। फिर सौरसैनी प्राकृत किसका विकसित हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का संबंध है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भी आई है ये, क्योंकि ये बहुत ही बार ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। सौरसैनी प्राकृत जो है सौरसैनी प्राकृत से ही सौरसैनी अपभ्रंश का विकसित हुआ है। और सौरसैनी अपभ्रंश से फिर सौरसैनी अपभ्रंश से ही किसका? हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है। अब पैशासी प्राकृत, पैशासी प्राकृत से ही पैशासी अपभ्रंश का विकसित हुआ है। फिर महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत से ही महाराष्ट्री अपभ्रंश का विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। अब अवहट थोड़ा सा याद रखना कि अपभ्रंश से फिर अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से नहीं दिए हैं, आगे दे देंगे। तो अवहट पूर्वी भारत में प्रचलित अपभ्रंश को ही अवहट कहा जाता है। अवहट किसको कहता है? अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं, लेकिन कहाँ पर? पूर्वी भारत में। ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा लास्ट में होता है हिंदी। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या होता है? हिंदी। इसका भी फुल डिटेल्स आगे दे देंगे। ठीक है, तो अब आता है ये जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी है, जो हिंदी कब से विकसित हुआ है? 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, शुरू कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। और चल कब तक चल अभी भी रहा है हिंदी ही। अब इसी को संक्षेप में लिख दिए हैं, देख लीजिए। पहला संस्कृत, संस्कृत से विकसित हुआ पाली का, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से हिंदी का। ठीक है, अब इसको याद रखना है कि संस्कृत जो है काल इसका है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत को 2 भागों में बटाता है, ये भी याद रखना है, छांदस और संस्कृत। ये ऊपर में बता चुके हैं, छांदस और संस्कृत। बोली छांदस होता है और क्या होता है? भाषा संस्कृत होता है। ठीक है, और छांदस से ही वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत, ये ऊपर में पढ़ा चुके हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है पाली, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चलता है। फिर प्राकृत, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलता है। फिर आता है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता है। बीच में आता है अवहट। ठीक है, अवहट जो आता है वो 900 से 1100 ईस्वी तक चलता है। ये आगे हम लोग उसका देखेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम आगे उसमें दिए हैं विस्तृत रूप से। अब देखिए, उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी जो है 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, अब इसका जो भाषा में है, संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है संस्कृत। और पाली प्राकृत अपभ्रंश ये किसके अंतर्गत? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। 3 पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, और हिंदी जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है हिंदी। चलिए, ये तो हो गया। संक्षेप में इसको याद रखने के लिए इतना सा याद रख सकते हैं, ये हुआ। लेकिन इसी को अगर हम एक एक करके अगर हम पूरा फुल डिटेल्स अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला है संस्कृत, तो संस्कृत का विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत देख लीजिए, संस्कृत को संस्कारित करने वाले कोई साधारण भाषाविद नहीं है। ठीक है, बल्कि महर्षि पाणिनि थे। महर्षि पाणिनि कौन? संस्कृत को संस्कारित करने वाला, विस्तृत करने के लिए कौन कौन थे? महर्षि, पहला महर्षि पाणिनि थे, और फिर महर्षि कात्यायन,
फिर योग शास्त्र के प्रणेता, ठीक है, महर्षि पतंजलि हैं। ये 3 थे। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं से संस्कृत भाषा को वैदिक भाषा एवं लोक भाषा के 2 नामों, स्तरों व रूपों में व्यक्त किया। ठीक है, बहुत ही सूझबूझ से इन तीनों महर्षियों ने क्या किया, संस्कृत को वैदिक फिर लोक भाषा का क्षेत्र में विकास किया, विस्तृत किया। फिर हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के प्राचीन ग्रंथ चारों वेदों एवं उपनिषदों की रचना संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये जो हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों की रचना ग्रंथ जो हैं, यानी कि चारों वेदों का एवं उपनिषदों का जो लिखे थे, वो रचना जो किए थे किस भाषा में, संस्कृत भाषा में किए थे। ठीक है, अब संस्कृत का सबसे पुरातन यानी कि प्राचीन रूप ऋग्वेद में पाए जाने वाला वैदिक संस्कृत है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संस्कृत का सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और भी अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में देखा तो वैदिक संस्कृत, तो वो भी मान देते हैं। अब वैदिक संस्कृत किसके अंतर्गत आता है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। तो ऋग्वेद में पाए जाने वाले कौन सा वैदिक संस्कृत है, क्या चीज, संस्कृत का सबसे प्राचीनतम रूप। ठीक है, अब संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं, देव भाषा भी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है, ये भी याद रखना। हिंदी का आदि जननी किसको कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछा भी है कि हिंदी का आदि जननी कौन सा है, तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, संस्कृत को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है पाली। ठीक है, 2 नंबर पे संस्कृत के बाद पाली। पाली प्राकृत की प्रथम अवस्था है। पाली जो है प्राकृत की प्रथम अवस्था है। ठीक है, सॉरी इसमें कहते नहीं है, प्रथम अवस्था है। पाली प्राकृत की प्रथम अवस्था है। ठीक है, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसे मागधी या देश भाषा भी कहते हैं। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है और इसे क्या कहते हैं, मागधी या देश भाषा भी कहते हैं पाली को। ठीक है, सिंहल के लोग इसे अब भी मागधी कहते हैं, याद रखना। सिंहल के लोग, ऐसा कौन सा भाषा है जो कि सिंहल के लोग अभी भी मागधी कहते हैं, तो क्या देंगे, पाली देंगे। ठीक है, अब सिंहल किसको कहता है, तो ये उस समय में प्राचीन काल में क्या चीज, सिंहल का नाम अभी आधुनिक काल में श्रीलंका है। सिंहल का नाम अभी आधुनिक काल में क्या है, श्रीलंका, लेकिन उस समय में क्या था, सिंहल था। ठीक है, डॉक्टर मैक्स वेल्सर ने पाली को पाटली यानी कि पाटलिपुत्र की भाषा से व्युत्पन्न माना है। ठीक है, पाली का व्युत्पन्न किससे माना है, पाटलिपुत्र की भाषा से। किसने कहा, डॉक्टर मैक्स वेलेसर ने कहा। ठीक है, याद रखना। श्री विधु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली का संबंध संस्कृत पंक्ति 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 पत्ती पट्टी पाली से है। ठीक है, किसके द्वारा, विधु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार से पाली का संबंध किससे है, संस्कृत का पंक्ति जो है, पंक्ति उसके बाद पंक्ति फिर पत्ती फिर पट्टी फिर पाली का निर्माण हुआ है। ठीक है, राजवाड़े के अनुसार कुछ लोग पाली का संबंध संस्कृत प्रकट पावड़, उसके बाद पावल, उसके बाद पाली, अंतिम में पाली का निर्माण हुआ किससे, पावड़ से, पावल से और फिर पाली बनता है, से भी जोड़ने के पक्ष में है। ठीक है, भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार, भिक्षुक जगदीश कश्यप के अनुसार पाली का संबंध पर्याय यानी कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश में, ठीक है, पर्याय का मतलब क्या होता है, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश में, क्या चीज, भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार से पाली का संबंध, पर्याय का मतलब अभी बताए, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश में है। ठीक है, से है। इसकी विकास परंपरा पर्याय, पलियाय, पालियाय और फिर अंत में पाली का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान
पाली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। कुछ विद्वान पाली को प्राकृत का क्या मानते हैं? तद्भव रूप मानते हैं। इसका विस्तार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ है। प्राकृत से पहले इसको क्या कहते थे? पाइल, और अंत में फिर किसका निर्माण हुआ है? पाली का निर्माण हुआ है इसी से। ठीक है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। कुछ विद्वान ने पाली को बौद्ध साहित्य का क्या? पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। किसको? पाली को। पाली के प्रथम प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन, इसको कात्यायन भी कहते हैं, के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं, जिसमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन है। ठीक है, 8 स्वर या 33 व्यंजन है। उसके बाद पाली के दूसरे प्रसिद्ध व्याकरण मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियां हैं। ठीक है, मोगलान के अनुसार से क्या? पाली में 43 ध्वनियां हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये सब भी याद रखना है। वस्तुतः पाली में कुल 47 ध्वनियां हैं, जिसमें 10 स्वर और तथा 37 व्यंजन हैं। ठीक है। संस्कृत शब्द, ये वस्तुतः अंत में क्या निकला कि पाली में 47 ध्वनियां हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। अंत में निष्कर्ष क्या निकाला कि पाली में कुल 47 ध्वनियां हैं, जिसमें से 10 स्वर और 37 व्यंजन। ठीक है। फिर संस्कृत शब्द री, रू, लृ पूर्णतः समाप्त होकर पाली में संस्कृत शब्द, संस्कृत में कौन कौन शब्द चलता था? री, रू और लृ, ये समाप्त हो गया। किस में आते आते? पाली में आते आते। और पाली में यही री, रू, लृ किस में परिवर्तन हो गया? री का अ हर्षई हर्षऊ, यानी कि अ ई ओ हो गया, तथा रू का रू या र हो गया, और लृ का हर्षऊ हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत पिटक। ठीक है, 3 ग्रंथ जो कि महत्वपूर्ण है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, पाली में ही रचित है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो संबंधित ग्रंथ 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब यहाँ पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, जो कि ग्रंथ रखा हुआ था। सूत पिटक एक टोकरी का नाम है, जो कि इसमें ग्रंथ रखा हुआ था। विनय पिटक ये भी एक टोकरी का नाम है, टोकरी यानी कि इसी टोकरी में फिर ग्रंथ रखा हुआ था। और फिर अभिधम पिटक, इसमें भी ग्रंथ लिखा हुआ था, यानी कि 3 टोकरी थे और तीनों टोकरी में क्या? ग्रंथ रखा हुआ था। और वो सब के सब ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? पाली भाषा में लिखे थे। तो याद रखना है इसको। अब प्राकृत, अब क्या होता है? प्राकृत संस्कृत के कठिन व्याकरणिक नियमों से मुक्त होकर जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली प्राकृत भाषा से विकसित हुई है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के कठिन व्याकरणिक, यानी कि संस्कृत में कठिन व्याकरण चलता था और ये मुक्त हो गया, ये खत्म हो गया। मुक्त खत्म तो नहीं, लेकिन मुक्त हो गया। और फिर जनसाधारण यानी कि लोग, कोई भी साधारण से साधारण लोग इसको बोलने लगा। किस भाषा को? प्राकृत भाषा को। ठीक है, प्राकृत जैन धर्म की भाषा है, जैन साहित्य में प्रयुक्त भाषा में रचा गया है। और यह कब? जैन साहित्य को प्रयुक्त भाषा में रचा गया है। ठीक है, प्राकृत में न के स्थान पर ये वाला न का विकास हुआ है। ठीक है, फिर प्राकृत में य के स्थान पर ज का विकास हुआ है। प्राकृत में य के स्थान पर ज का विकास हुआ है। फिर हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, भी आई, याद रखना। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, प्राकृत में अधिकांश शब्द तद्भव है। प्राकृत में अधिकांश शब्द क्या है? तद्भव है। जैसे य से ज हो जाना, तद्भव हो गया। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश। अब क्या आता है? संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, अभी प्राकृत पढ़ रहे थे, उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश को अपभ्रंश, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभरी, आभिरोक्ति,
आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका विभिन्न नाम भी इसको याद रखना है। फिर अभ्रंश, अभ्रंशित होकर, अभ्यंश, अभंश, अभत, अवहट, अवहट, अवहट और अहट, ये सभी रूपों में प्रयुक्त होने लगा। क्या ये सभी रूपों में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, अब अभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट। अभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? भ्रष्ट, पतन या विचलित। ठीक है, अभ्रंश का 3 शाब्दिक अर्थ है, भ्रष्ट, पतन या विचलित। पूरी तरह से पतन हो जाना, भ्रष्ट हो जाना। पतंजलि ने इसका प्रयोग संस्कृत के मानक व्याकरण से विचलित शब्दों के लिए किया है। ठीक है, संस्कृत के मानक व्याकरण से विचलित शब्दों के लिए किया है। किसने? पतंजलि ने। ये कथन भी पूछ सकता है, कथन के अनुसार से इसको याद रखना है कि पतंजलि ने इसका प्रयोग, किसका? अभ्रंश का प्रयोग संस्कृत के मानक व्याकरण से विचलित शब्दों के लिए किया है। ठीक है, अब अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य। ठीक है, अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि ने अभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। ठीक है, पतंजलि ने अभ्रंश का प्रयोग किसमें? अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। अपशब्द किसको? अभ्रंश को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार अभ्रंश नाम का सबसे पहला प्रयोग या उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वारा शिलालेख में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि अभ्रंश, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से क्या है? अभ्रंश नाम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया है। और किस में बताया है? हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसी में बताया है। क्या बताया है? कि अभ्रंश नाम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है। ठीक है, इस शिलालेख में राजा धारसेन ने खुद को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का विद्यापति कहा। यह भी कथन याद रखना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, जो कि दोनों क्वेश्चन क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? क्या चीज? राजा धारसेन ने खुद को, ठीक है, क्या, किसका किसका? संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, अभ्रंश भाषा का, ये तीनों भाषा का विद्यापति का राजा धारसेन ने। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीति कुमार चटर्जी ने अभ्रंश को देश भाषा माना है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, ने अभ्रंश को देश भाषा माना है। कथन के रूप में इसको याद रखना है, पूछ भी सकता है। पौंचर्यु, स्वयंभू और महापुराण पुष्यिदंत के को अभ्रंश की रचना मानी है। ठीक है, यानी कि पौंचर्यु, स्वयंभू और महापुराण पुष्यिदंत को अभ्रंश की रचना मानी जाती है। किसमें रचना किस भाषा में क्या है? अभ्रंश में क्या है? 2, पौंचर्यु, स्वयंभू और महापुराण पुष्यिदंत को किस भाषा में? अभ्रंश भाषा में मानी जाती हैं। ठीक है, धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए हम क्या, इसको एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, ताकि क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि अगर 1-2 पॉइंट छूट जाए तो क्वेश्चन ना आए। तो इसमें से क्वेश्चन तो बाहर जाएगा ही नहीं, ये पूरा याद रखना है। ठीक है, इसमें फुल जितना सिलेबस है
उससे और भी बढ़ा करके इसमें बता दिए हैं, क्योंकि इसमें जो टीआरई 4 में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन बहुत ही कठिन पूछे जाएंगे और कट ऑफ मार्क्स भी और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से हाई जाएगा। इसलिए इसमें जो भी क्वेश्चन बनने लायक हैं वो सब का सब निकाल के बना दिए हैं। तो याद रखना है इसको। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा जो है किसका है? धनपाल द्वारा रचना किया गया है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है ये भी, ठीक है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, में कौशल की भाषा को अभ्रष्ट कहा है। कौशल की भाषा को क्या कहा है? अभ्रष्ट कहा है। फिर रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें से अपभ्रंश भी है, ठीक है। ये रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें से क्या? अपभ्रंश भी है, ठीक है। अपभ्रंश को दोहाबंद कहा जाता है। इसमें प्रेम और शौर्य के मुक्तक काव्य और जैन धर्म आधारित प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, ठीक है। अपभ्रंश को दोहाबंद कहा जाता है। इसमें प्रेम और शौर्य के मुक्तक काव्य और जैन धर्म पर आधारित प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, यह भी याद रखना है, ठीक है। अब अपभ्रंश में प्रयुक्त की तुलना प्राकृत की तुलना में व्याकरणिक रूप अधिक सरल हो गए हैं और यह आधुनिक भाषाओं का अधिक निकट थी, ठीक है। अपभ्रंश में क्या? प्राकृत की तुलना में व्याकरणिक रूप अधिक सरल हो गया है। किसमें? अपभ्रंश में। और याद रखना है कि संस्कृत से लेकर के उधर आते आते प्राकृत में क्या? संस्कृत की तुलना में प्राकृत सरल हो गया था जनमानस के लिए, साधारण से लोग के लिए, और वही अपभ्रंश भी धीरे धीरे प्राकृत की तुलना में क्या? व्याकरणिक रूप कम हो गया, सरल हो गया है, ठीक है। स्वयंभू के पाउमचर्यु, पुष्पदंत के महापुराण, धनपाल के भविष्यत कहा और अब्दुल रहमान के संदेश रासक, इन सभी रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं। स्वयंभू के पाउमचर्यु, पुष्पदंत के महापुराण, धनपाल के भविष्यत कहा और अब्दुल रहमान के संदेश रासक, इन सभी रचनाओं में किसका प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इसको शॉर्ट में डॉक्टर चटर्जी भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। क्वेश्चन में अगर पूछेगा एग्जाम में कि डॉक्टर चटर्जी, तो पूरा याद रखना है कि इसका फुल नाम क्या है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। और डॉक्टर सुकुमार सेन, ये सुकुमार हटाता है तो डॉक्टर सेन एग्जाम में पूछता है। हम फुल इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोग को भी याद रहे कि डॉक्टर सुकुमार सेन। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन देखे हैं, चाहे बीएड में रहे या डीएलएड में रहे या टीआरई में रहे, इसमें क्या दिए हैं? डायरेक्ट डॉक्टर सेन दे दिए हैं। डॉक्टर सेन आदि आधुनिक विद्वानों ने अपभ्रंश के उत्तर अपभ्रंश को अवहट कहा था, ठीक है। अपभ्रंश के उत्तर अवस्था को ही क्या कहा? अवहट कहा, ठीक है। अब आता है अवहट। अवहट का जो काल है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है, जो कि उधर शॉर्ट जो संक्षेप में लिखे थे वहाँ नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं काल इसका, और उधर इसका समय काल भी लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर इधर जो बारी बारी से हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, ये सब जो जितना भी पढ़ रहे हैं इसमें काल नहीं दिए हैं, क्योंकि उधर संक्षेप में जो है वहाँ बता चुके हैं, लेकिन अवहट वहाँ पर नहीं बताए थे, जिसके कारण यहाँ पर इसका काल भी बता दे रहे हैं कि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चलता है। क्या चीज़? अवहट। यह अपभ्रंश के अंतिम रूप और पुरानी हिंदी की शुरुआती अवस्था के बीच की भाषा है। पुरानी हिंदी क्यों कहेंगे? क्योंकि 1100 और हिंदी का विकास कब से हो गया है? 1000 ईस्वी से हो गया है, यानी कि 100 ईस्वी तो आ गया इसमें हिंदी में, तो पुरानी हिंदी को भी अवहट कहेंगे, ठीक है। तो यह अपभ्रंश के अंतिम रूप और पुरानी हिंदी की शुरुआती अवस्था के बीच की भाषा को अवहट कहेंगे। ये कथन किसका था? तो डॉक्टर चटर्जी, ठीक है। डॉक्टर चटर्जी का फुल नाम क्या है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। अपभ्रंश की तुलना में तद्भव शब्दों का प्रयोग और अधिक हो गया, ठीक है।
अपभ्रंश की तुलना में क्या, अपहट में तद्भव शब्दों का प्रयोग और भी अधिक हो गया, यानी कि धीरे धीरे विकास हो गया किसका, तद्भव शब्द का। इसमें देसी बोलियों से निकले शब्दों की प्रधानता हुई, इसमें क्या, देसी बोली भी बोलने लगे, इसका प्रधानता हुआ किसका, देसी बोली का। फिर अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मैथिली का प्रथम काव्य भी माना जाता है, ठीक है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है, इसे मैथिली का प्रथम काव्य भी माना जाता है, ठीक है। अब आता है विद्यापति ने परवर्ती अपभ्रंश को अवहट माना है, ठीक है, परवर्ती अपभ्रंश को ही क्या माना है, अवहट माना है। इनकी रचना कीर्तिलता की भाषा का प्रयोग अवहट कहा, यानी कि कीर्तिलता में जो भाषा का प्रयोग किया है वो किसका क्या है, किस भाषा का क्या है, तो अवहट भाषा का क्या है। कीर्तिलता विद्यापति की आरंभिक और पहली रचना थी, ठीक है, कीर्तिलता क्या, विद्यापति की आरंभिक और पहली रचना है, ठीक है। ये तो पढ़ा रहे हैं भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये भाषा विज्ञान के अतिरिक्त और भी दूसरा सब्जेक्ट में भी, यानी कि दूसरा जो है उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से लड़ सकता है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। अब आता है हिंदी, ठीक है, हिंदी जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ठीक है। किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ठीक है। अब राहुल शंकरित्यायन जी ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। किसने, राहुल शंकरित्यायन ने क्या कहे कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है, ठीक है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, ठीक है, किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों का स्थान दिया है, ठीक है। गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों का स्थान दिया है, ठीक है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा, हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, अवहट कहा। यह बात किसने कहा था, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने, याद रखना है इसका कथन। अब राजा राम मोहन राय ने भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्र की एकता का सूत्रधार मानते हुए इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की वकालत की थी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्र की एकता का सूत्रधार मानते हुए, ठीक है, इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का वकालत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अब इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है।